हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी 2022 को आपका सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही कम टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पेपर आपका बहुत ही कम टाइम में पूरा हो जाए, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर पाए और देख पाए कि प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट आज का पेपर देखते हैं। अगर आपने हमारे पहले पेपर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लेना, मैं काफ़ी पेपर का सॉल्यूशन करा चुकी हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। 2022 का कंप्लीट खत्म कर फिर हम 2023 के पेपर देखेंगे जो ऑनलाइन हुए थे, और इसके बाद फिर जो 2011 से लेके 2019 या 21 तक जो पेपर हुए थे वे हम देखने वाले हैं। टोटली सब सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहीं मिलेंगे विद पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला गठपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो गठपर्णी पौधा आपका कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट डिस्कस करेंगे हम ताकि आपकी है ना टाइम बच सके और आप अच्छी तरह रिवाइज कर पाओ। फिर पीडीएफ से आप रिवीजन कर लेना एक बार और आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कैसे चाहिए। मैं हर वीडियो में पूछती हूँ कि आपको कैसा चाहिए, आपको है ना पूरा डिटेल में डिस्कशन चाहिए या फिर डायरेक्ट आंसर चाहिए आपको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है उन्हें सिर्फ डायरेक्ट आंसर चाहिए होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका 1 मिनट वेस्ट हो, पर वे चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले वे। तो ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी आपकी इसी तरह। चलो एक न्यूमेरिकल आ गए। देखो ऐसे न्यूमेरिकल मैं पहली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें बताइए, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया। पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर जो इक्वल है हमारा 1 सेंटीमीटर हमारा इक्वल है 950 मीटर के। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी कितनी है, 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया जितना यहाँ पर दिया गया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। डिटेल में बताया मैंने आपको, काफ़ी समझाया कि क्यों करते हैं ऐसा। तो आप देख लेना हमारी पहली वीडियो जाकर, अगर आपने नहीं देखी है। देखो अगर आप छोड़ोगे तो आपका लॉस होगा, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप उनको ज़रूर देख लेना। तो इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया 15865, पर ये कहीं में आया हमारा मीटर में। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं, सब किलोमीटर में है हमारे ऑप्शन, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का क्या रूल है, जितनी जीरो यहाँ पर लगी है उतने अंक हम यहाँ से काउंट करते हैं। तो नंबर क्या है हमारा 865, इधर से 3 जीरो है 1000 में, तो काउंट करेंगे 3 अंक 1 2 3, तो 3 अंक जैसे ही हो जाते हैं हमारे, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यह होगा हमारा 15.8 किलोमीटर। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ये उल्टा लिखा गया, देखो मैं टाइप करती हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है टाइप करने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा। बी 15.8 किलोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुने जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। मतलब जब माउंटेनिंग करते हैं हम तो उसके जो ग्रुप लीडर है वे कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये नहीं होगा। उन प्रतिभाग को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने की योग्य नहीं है, ये नहीं होगा। ऐसे को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें चढ़ने के लिए हाथ पकड़ के चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, बिल्कुल सही बात है। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये भी करेक्ट होगा। जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये भी सही होगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, काफ़ी अच्छे से लैंग्वेज थोड़ी बदल दी गई थी। क्वेश्चन यही था, इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है, करेक्ट है। इस वृक्ष की जड़ें भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती है, ये भी सही है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है, ये भी सही है। यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं, ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये किस वृक्ष की बात हो रही है, ये बात हो रही है रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक के बारे में डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। रेगिस्तानी ओक, इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में सत्य कथन है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल है, डिस्कस कर चुकी हैं पहले वीडियो में, इस टाइप की काफ़ी न्यूमेरिकल। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है, इस मार्ग से नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग, तो ये चाल का है, तो चाल बराबर क्या होगा हमारा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी हमें कितनी गिवन है 504 किलोमीटर, टाइम हमें कितना गिवन है 7 घंटे। तो चलिए इसको इससे कैंसिल करते हैं, 7 के भाड़े से काटिए आप, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। पर ऑप्शन हमारे मीटर प्रति सेकंड में पूछा है हमारे से, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 4 जा 72, 5 4 जा 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो हर पेपर में 1-2 न्यूमेरिकल पूछे, कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी, तो यहाँ पे भारत का मानचित्र है ये, देखो मैं रफली सा बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक रफली मानचित्र में बना दे रही हूँ आपके लिए। भारत की राजधानी, देखो इसको हटा दो, भारत की राजधानी यहाँ पे है, भारत की राजधानी दिल्ली और कोलकाता, कोलकाता यहाँ पर है। एक लाइन खींचे तो हमें डायरेक्शन बतानी है कि जो भारत की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है हमारा कोलकाता, ये पूरा हमारा पश्चिम बंगाल है, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी हमारी कोलकाता, ये कोलकाता यहाँ पर गई मान लो, है ना। तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी, तो दिल्ली के सापेक्ष पूछी है, मैंने कहा था जिसके सापेक्ष पूछी हो वहाँ पर एक प्लस का निशान लगा दो आप, तो प्लस का निशान अगर आप बनाओगे तो आप देखना ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, मैं आपको पेपर पर डायरेक्शन बता चुकी हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ काफ़ी डिटेल में बताई थी। ये होगी साउथ ईस्ट, ये होगी नॉर्थ ईस्ट, ये होगी नॉर्थ वेस्ट, ये होगी साउथ वेस्ट। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन निकल कर आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, साउथ में दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, दक्षिण पूर्व। देखो मैप आपको याद करा चुकी हूँ मैं पहली वीडियो में, वो देख लेना जरूर, मैप तैयार हो जाएगा। अगर मैप तैयार हो गया ना तो आप ये क्वेश्चन 100% ठीक करोगे, ये क्वेश्चन जरूर आता है मैप से। ग्रेगर मेंडेल एक मंक या मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्नलिखित में से उन्हें छांटिए, जिसे मेंडेल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। तो ये कौन से होते हैं, नहीं पाया था, देखो नहीं पूछा है हमारे से। बीजों का हरा या पीला होना, ये पाया था। बीजों का खुरदुरा होना, ये भी करेक्ट है। पौधों का लंबा या नाटा होना, ये भी पाया था, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है, ऐसा कुछ मेंडेल ने नहीं रिसर्च की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना तो बताना है कि कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। देखो पहली पूछी है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला नीला सा, तो ऐसा कौन पक्षी होगा आपका, पिकॉक या मोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं। देखो सबको पता है भारत में 28 राज्य है, पहले 29 थे लेकिन अब 28 राज्य है, और 8 हमारे यूटी है या संघ शासित प्रदेश है, उनको मैं आपको डिस्कस करा चुकी यूटी वगैरह के बारे में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो मिलान आप कीजिए, कीट कौन सा है इसमें, कछुआ, कॉकरोच, चमगादड़, उल्लू। कीट कौन सा है, कीट होगा हमारा कॉकरोच, ए का होगा हमारा सेकंड। ए का सेकंड कौन से ऑप्शन में, चलिए देखते हैं। देखो ए का सेकंड आपके 2 ऑप्शन में है, बी में और डी में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी क्या होगा हमारा, पक्षी होगा हमारा उल्लू। बी का फोर्थ किस में है, बी का फोर्थ डी में है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। देखो कीट है हमारा कॉकरोच, पक्षी है हमारा उल्लू, सरीसृप है हमारा कछुआ, और स्तनधारी है यहाँ पर चमगादड़। ओके ये कॉलम थोड़े नीचे लिखे हुए हैं, आप देख लेना एक बार इसको। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं हम, देखो एक और मैप से क्वेश्चन, देखो मैप से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। कहाँ से जा रहे हैं, पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं। मैप बनाना तो अब तक आपको आ ही गया होगा अगर आप सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं स्टार्टिंग से अब तक की। पटना, ये पटना है यहाँ पर बिहार में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है हमारा, और यहाँ पर चंडीगढ़ हरियाणा है, या दिल्ली है हरियाणा है, और यहाँ पर है चंडीगढ़। तो कहाँ से, पटना से यहाँ पर जा रहे हैं हम, तो कौन कौन से किस से होकर आप नहीं गुजरेंगे। देखो हरियाणा से गुजरेंगे, यूपी के बाद में दिल्ली आएगी, फिर हरियाणा आएगा। हरियाणा से गुजरेंगे हम, पंजाब से गुजरेंगे, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से नहीं गुजरेंगे, पंजाब चंडीगढ़ की इधरली साइड है। उत्तर प्रदेश से गुजरेंगे और दिल्ली से गुजरेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। देखो मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, उनका समूह कौन सा है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों रोग मच्छरों से फैलते हैं। देखो यहाँ पे कोविड-19 वायरस से फैलता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सेकंड में जो HIV एड्स है, ये वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी में भी कोविड-19 दिया हुआ है, ये वायरस से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। ये भी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर डी, आंवला, पालक और गुड़। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट है आपके। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहाँ प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी है, विभिन्न शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृति की प्रथा पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये? तो ये महत्वपूर्ण है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार किया जा सकता है? देखो बिना बोले संचार किया जाता है गिफ्ट्स के माध्यम से, चैट में गिफ्ट। ओके, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, ये संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सक्रिय शिक्षण है, एक्टिव लर्निंग। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा सक्रिय शिक्षण का। तो इसका करेक्ट आंसर वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वर्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डायरेक्ट आंसर ही बोल देती है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में, फिर आप देखते नहीं लॉन्ग वीडियो। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको डिस्कशन जी, देखो मैं तो करा सकती हूँ डिस्कशन भी आपको पूरा, मुझे तो अच्छा लगता है डिस्कस कराना। मेरे अकॉर्डिंग तो समझ तभी विकसित होती है आपकी। पर अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो आप सिर्फ फटाफट रिवीजन चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी को उसकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है, आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय करते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में ये कैसे विकसित हुआ ये भी जानना होगा। देखो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, इसमें जो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सेम है। बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय करते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में कैसे विकसित हुआ ये भी जानना। दोनों ऑप्शन सेम है, तो आयोग ने इस क्वेश्चन को सबको कॉमन नंबर दिए थे, तो इसका आंसर ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों ही कॉमन दिए हुए हैं आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैमीर, ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता। देखो ये ग्लोब है जो अर्थ का मॉडल है, इसके जो निचले हिस्से हैं यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर कोई नहीं रहता। उजायरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। शामिर, क्या वहाँ पर लोग उल्टे खड़े हैं? ये लोग गिरते क्यों नहीं हैं? तो चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 और पाठ 11 उपरोक्त, जो ये शामिर और उजायरे की जो बातचीत बताई गई है हमें, उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शामिरी गलतफहमी दूर करेगा कि जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं यहाँ पर वो लोग गिरते क्यों नहीं? ये वाली जो शामिरी गलतफहमी है कि हम कैसे दूर करेंगे, कौन सा एग्जाम्पल इसका सटीक होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दे और अलग अलग स्थितियों से पिन को देखे। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। आप आग में प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने विद्यार्थी को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दी, तो यही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, यही लैंग्वेज थी, सब कुछ यही था, तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, एक्सप्लेन भी किया था मैंने। इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, देखो इसके ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए गए, चलो देखते हैं पढ़कर। एक पोस्टर लगाए जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाए कितने विद्यार्थियों को उन प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करना। विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहे कि उन्होंने कब, क्यों, कैसे और क्यों कितने चम्मच गोंद लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो इसके ऑप्शन चेंज कर दिए गए, जो पहला पेपर था उसमें ऑप्शन कुछ और थे और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन वही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? प्रयोग के उपयोग से, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा? विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार परिवर्तन देखे जाएंगे। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियां और उन्हें कराने के कारणों को सूचीबद्ध करना। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सबसे कम प्रासंगिक कारण कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार परिवर्तन देखे जाएंगे। बाकी क्या आपके बिल्कुल सही होंगे, ये सबसे कम प्रासंगिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। निम्न में से कौन सा पर्सन दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से प्रशिक्षण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह संचार से अलग क्यों है? क्योंकि सामान्य सर्दी हमारी संचारी रोग है, फैलने वाली, और मधुमेह है हमारा गैर संचारी रोग, मैंने अच्छी तरह डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ है? देखो ये पूछे है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है। विद्यार्थियों को भूदृश्य समझने में मदद करता है, जब देखेंगे तो स्टूडेंट अच्छी तरह समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमले में लगे पौधे लाती है। एक शिक्षिका कक्षा में 2 गमले में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं? देखो नहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है कि किस ऑप्शन में नहीं पूछा है और किस में नॉर्मल पूछा है। नहीं किया जा सकता। पौधों में अनुकूलन, पौधों में विविधता, फूल के भाग, पौधों में बीजों के स्थानांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों में बीजों का स्थानांतरण। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट वीडियो में भी हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, क्लास कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कि किस तरह से, मैं पहली क्लास से आपसे ये पूछती हूँ किस तरह से आप कंफर्टेबल है, किस तरह से मैं आप ये क्वेश्चन कराऊँ, डिटेल डिस्कशन कराऊँ या फिर डायरेक्ट आंसर दियो। आज की वीडियो में डायरेक्ट आंसर दिया है, ओके, जिससे वीडियो छोटी हो और आप अच्छी तरह उसको देख पाए। आप पूरा देखोगे, देखो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। आप है ना इस बात पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आते हैं आपके, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर।
आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक डलवा दूंगी।